हिमांशु, गुड मॉर्निंग सर। हिमांशु यस सर। आइए आइए, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। नर्वस नहीं है ना? नहीं सर। कंफर्टेबल है? यस सर। हाँ, यस सर। श्योर? यस सर। गुड। ज्योग्राफी के छात्र हैं आप? यस सर। मीडियम हिंदी है आपका ना? यस सर। और तो ज्योग्राफी पढ़ी है ठीक से? जहाँ तक मुझे लगता है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बिजनौर से आता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बिजनौर के भूगोल के बारे में कुछ बताइए मुझे यस ब्रीफ सर। में। बिजनौर सर रामगंगा और गंगा के बीच में पड़ता है, और ये एक मैदानी क्षेत्र है मुख्यतः। और यहाँ की अगर बात करें तो वर्षा की अगर बात करें तो मुख्यतः 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि मैं मृदा की बात करूँ तो जलोढ़क मृदा, और इसके अलावा थोड़ी बहुत स्तर पे जो बांकर वाली मृदा है वो पाई जाती है। और जहाँ तक इसके अलावा मैं देखूँ तो सर यही मुख्य विशेषताएँ हैं। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कमज़ोर रहने के पीछे ज्योग्राफी कोई रोल प्ले करती रही है? यस सर, एक्चुअली कैसे? सर कई सारे कारण हैं वैसे तो भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के। उनमें से एक ज्योग्राफी इस सेंस में कहा जा सकता है कि चूंकि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के द्वारा ही डिसाइड होता है, और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्स कम है। उदाहरण के लिए पूर्वी जो भारत है वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग काफ़ी व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। जबकि जो उत्तर वाले भारत के राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश उसमें से एक है, बिहार एक उसमें से राज्य है, तो वहाँ पर इस तरह के संसाधन नहीं पाए जाते, तो उस तरह की इंडस्ट्री का यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैटर्न है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर खनिज संसाधन के अलावा वनस्पति संसाधन है, तो उस तरह के वहाँ पर उद्योग का विकास हुआ है। जहाँ पर मृदा उपजाऊ है वहाँ पर मृदा या ये कहें कि कृषि पर आधारित उद्योग का विकास हुआ है, और जहाँ की मृदा ऐसी नहीं है, तुलनात्मक तौर पे कम फर्टाइल है, तो वहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योग का विकास नहीं हुआ है। तो इस सेंस में कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी उद्योग को अवस्थिति में भी और इसके अलावा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। आज के अखबार में एक समाचार है कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है काफ़ी। यस सर। पूंजीगत व्यय। यस सर। आपको लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से ग्रोथ तो हो सकती है लेकिन फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगी? यस सर, जहाँ तक बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मुख्य कार्य होता है वो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अवसंरचना का निर्माण मुख्यतः कार्य उसका होता है, जिसकी वजह से जो रोजगार का सृजन होता है, उद्योगों का भी निर्माण होता है, जैसे कि सड़कों का निर्माण है, या फिर इस तरह का पूंजीगत सृजन की जिस तरह की हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिस्कल डेफिसिट की यदि बात करें तो सर निश्चित तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से फिस्कल डेफिसिट बढ़ ही जाएगा। उसके कई अन्य माध्यम भी हो सकते हैं सर, तो निश्चित तौर पर सर ये कहा नहीं जा सकता, उसके सर अन्य कारक भी हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं बताइए एक दो। यस सर, अगर हम बात करें उसके राजस्व स्रोत की, तो राजस्व स्रोत के सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ऋण लेकर ही करें, कई सारे अन्य उपाय भी सर हो सकते हैं उसके। टैक्स बेस को बढ़ाना एक उपाय उसका हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अवसंरचना के स्तर पर ही ऐसी रोजगार गतिविधियों का निर्माण करना, उनका प्रसार करना, वो सर कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारे जो राजस्व स्रोत हैं वो बढ़ जाएंगे सर। ट्विन डेफिसिट सुना है? यस सर। क्या होता है ट्विन डेफिसिट का मतलब सर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो व्यापार करते हैं उसमें जो हमारे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है, और दूसरा सर राजकोषीय घाटा, दोनों ही जब मिल जाते हैं आपस में तो उसको कहा जाता है कि ट्विन डेफिसिट की समस्या भारत में है। करंट अकाउंट भारत का जो है यस सर। उसका स्टेटस क्या है अभी? करंट अकाउंट में सर जहाँ तक मुझे पता है भारत करंट अकाउंट में डेफिसिट का सामना इस समय कर रहा है, और चूँकि भारत की आयात मामलों में काफ़ी निर्भरता है और उसकी तुलना में भारत का जो निर्यात है वो सर सीमित है, इसकी वजह से सर व्यापार घाटे का सामना। भारत जैसे डेवलपिंग या विकासशील जो देश है उसमें करंट अकाउंट सरप्लस कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम? यस सर, एक्चुअली सर हमें उन क्षेत्रों पर काम करना चाहिए जिस मामले में हम विशेषज्ञ हैं। उदाहरण के लिए सर अपैरेल इंडस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो भारत प्राचीन काल से ही एक बड़ा निर्यातक रहा है। इसके अलावा सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्तर पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर निर्यात हम कर सकते हैं उसके स्तर पे। इसके अलावा सर हम सर्विस सेक्टर का निर्यात करके भी व्यापार जो घाटा है उसकी समस्या को सर कम कर सकते हैं। तो ये जो आपने कहा अभी, इसके बेस पे आप भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें कौन से शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं? सर क्या व्यापार नीति जो भारत की है, विदेशी व्यापार नीति, यस सर, उसमें कौन सी शॉर्ट कमिंग्स है, कमियां कौन सी दिखती हैं जो आपने भी बात कही उसके? यस सर। सर सबसे पहली कमी तो मुझे जो लगती है, एक तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए सर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 14% के आसपास है,
जबकि विकसित देशों में 7 से 8% के आसपास। इसके अलावा सर दूसरी बात शिपमेंट के स्तर पर देखी जाती है कि भारत का जो टर्न अराउंड टाइम है, जो शिपमेंट में लगने वाला औसत समय को दर्शाता है, वो सर बाकी विकसित देशों की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। ये एक समस्या है सर। इसके अलावा सर निर्यात शुल्क के स्तर पर भी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और जो पोर्ट हमारे हैं, हम कई मामलों में जैसे शिपमेंट के स्तर पर सर विदेशी जो वाहक या विदेशी जहाज़ निर्माताओं पर सर निर्भर हैं, वो एक बड़ी समस्या देखी जाती है। इसके अलावा सर एक बड़ी समस्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लेवल पे भी है कि जहाँ पर सर हम जो तैयार उत्पाद हैं उनके आयात पर शुल्क कम लगाते हैं और जो निर्मित उत्पाद हैं उन पे शुल्क जो कम होता है और जो कच्चे हैं पदार्थ हैं उस पे शुल्क ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पोर्ट डेवलपमेंट पर भारत सरकार का कोई कार्यक्रम है? पोर्ट डेवलपमेंट में सर भारत सरकार एक तो सागरमाला कार्यक्रम चला रही। इसके अलावा सर 2021 में एक नया अधिनियम लेके आए थे जिसके माध्यम से सर जो पोर्ट है उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा। सागरमाला का जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है? यस सर, सागरमाला चूँकि तटीय क्षेत्र को विकसित करने का एक माध्यम है और उसका स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की यदि बात करें तो भारत के नेवी के संदर्भ में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि सर उसका मुख्य योगदान इस रूप में देखा जा रहा है कि भारत को चीन के द्वारा कहीं ना कहीं जो BRI पॉलिसी है या उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है उसके माध्यम से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि सर म्यांमार में वो सितवे पोर्ट का विकास कर रहे हैं, बांग्लादेश में वो सर चटगांव पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार से सर श्रीलंका में भी वो निर्माण कर रहे हैं और पाकिस्तान में ग्वादर बंदर का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घेरने की नीति है भारत को, उसको टैकल करने में सर भारत की जो सागरमाला पॉलिसी है वो सर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। थैंक यू सर। ज्योग्राफी आपने पढ़ी है? यस सर। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किसको करते हैं? GI। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स सर, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में सर कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि सर सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो सोशल इंडिकेटर्स में सर वहाँ के जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं उसको हम देखते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की यदि बात करें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में मुख्यतः हम देखते हैं कि वहाँ का जो उद्योग कैसा है, किस पर आधारित है वहाँ की अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्र है या द्वितीयक क्षेत्र है या फिर तृतीयक क्षेत्र है। उसी प्रकार से कल्चरल इंडिकेटर्स भी हम देखते हैं कि वहाँ की जो कल्चर है वो उस ज्योग्राफी से किस प्रकार से प्रभावित होती है सर। तो मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में पूछा था, तो GI टैग। यस सर, वो भी सर एक माध्यम है कि एक विशेष क्षेत्र में उत्पादित होने वाली कोई वस्तु या फिर सेवा। आपके जिले में कोई है किसी? यस सर, एक्चुअली GI टैग दी गई हो? यस सर, एक्चुअली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके तहत मेरे यहाँ से सर वुड कार्विंग, जिसको सर कास्ट कला बोलते हैं हिंदी में, कौन सी कार्य? वुड कार्विंग सर, कास्ट कला। यस सर, यस तो सर, GI टैग मिला है? यस सर, जहाँ तक मुझे पता है सर। श्योर हो जाइए। शायद मैं श्योर नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा। GI टैग का उद्योग पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सोचा है? यस सर, जिस क्षेत्र से GI टैग संबंधित होता है उसकी वो विशिष्टता को दर्शाता है और मुझे लगता है कि सर अगर एक विशेष क्षेत्र में अगर हम विकास करने की बात करें जिसको सर हम रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करने का एक माध्यम हो सकता है, तो उस रूप में उस विशिष्ट उत्पाद की मार्केटिंग करने के संदर्भ में सर GI टैग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यूपी के सांस्कृतिक इतिहास पर कुछ बताइए, क्या है डांस फॉर्म या संगीत का क्या इतिहास है? यस सर, सर उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक विविधताओं का केंद्र रहा है। अगर जहाँ तक बात डांस फॉर्म्स की है तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश का जो डांस है एक तो उसमें सर साहित्यिक डांस में ही आता है जिसका नाम है सर कथक, जो मुख्यतः अवध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा सर लोक नृत्य के स्तर पे भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि चरकुला एक नृत्य है, धोबिया नृत्य होता है, एक रसिया नृत्य भी होता है सर। और सर जहाँ तक बात संगीत की है तो संगीत भी सर क्षेत्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा विविधता लिए हुए हैं, जैसे कि सर अवध में भी होता है अवधि। और इसके अलावा सर जहाँ तक बात संगीतों की है, जैसे कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में सर वो आला और उदल वाली जो कहानियाँ हैं उसके आधार पर सिर्फ गीतों की रचना की गई है। इसी प्रकार से सर रामायण के स्तर पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गीत संगीतों के स्तर पर देखी जा सकती हैं सर। और संगीत में ये सर संगीत ठुमरी का आपने नहीं? यस सर, माफ़ी चाहूँगा मैं, ठुमरी काफ़ी फेमस है। बहुत फेमस। यस सर। कोई इम्पोर्टेंट सिंगर जो आपके? सर मैं याद नहीं कर पा रहा गिरिजा सर। देवी? सर मैंने नाम सुना है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, माफ़ी। इसको जरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए कि आप IAS आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, यस सर। क्या आपने ऐसी खूबी है जो IAS आप बनेंगे? कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स बताइए जो कि आपको सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बनाएगा। यस सर,
सर सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि मैं एक ऑब्जेक्टिव पर्सन हूँ और किसी भी परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक या जातिगत या फिर किसी भी भाषा या इस तरह की चीज़ों में से निरपेक्ष होकर मैं निर्णय लेने में सक्षम हो पाता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है सर, मैं जेंडर सेंसिटिव पर्सन हूँ। और सर तीसरी चीज़ मुझे जो लगती है कहीं ना कहीं जो मैं देख पाता हूँ डिसीजन मेकिंग की पावर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। और सर चौथी बात जो मुझे लगती है कि मेरे अंदर सर हार्ड वर्किंग का गुण है और परसेवरेंस मेरे अंदर है, जो सर कठिन चुनौतियों का सामना करने में सर मेरी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। एक बड़े उद्योगपति ने अभी हाल में कहा कि इंडिया का ये दुर्भाग्य है कि अभी भी हमारा इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है। Yes, क्या sir. मतलब है इसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी भी हमारी इकोनॉमी यस सर। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्राइव करता है। सर माफ़ी चाहूँगा, मैं समझ नहीं पाया इस टर्म। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? सर उत्पादन के कारक। यस सर, मुख्यतः 4 कारक होते हैं उत्पादन के, जैसे कि सर एक पूंजी है, एक लैंड होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है और इसके अलावा सर एक और होता है, मैं याद नहीं कर पा रहा, शायद लैंड होती है सर एक। लेबर। हाँ सर, लेबर लेबर, सॉरी। आप बोल रहे हैं। यस सर। तो अगर इन्हीं पर बेस्ड हो इकोनॉमी तो इकोनॉमी स्लो होती है। यस सर। कौन ऐसी बात है जिससे कि इकोनॉमी लीप फ्रॉग कर सकती है? यस सर। एक्सपोनेंशियल राइज हो सकता है इकोनॉमी का। सर मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का एरा में जब हम रह रहे हैं तो वहाँ पर ये परंपरागत कार्य जो परंपरागत मानक हैं वो शायद काम नहीं करते। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है आगे बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वो स्किल डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है मुझे लगता है वो है, क्योंकि सर उद्योग की वर्तमान में जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हम अपनी जो लेबर है उसको सर या फिर जो श्रम है जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कह रहे हैं। थोड़ा आप स्लो हो जाइए। ठीक है सर। बहुत ज़्यादा मतलब सोचिए इस पर। ठीक है। ये जो क्वेश्चन कहा गया है इट इज ट्राइंग टू गेज इनटू योर एनालिटिकल माइंड, ठीक है ना? तो रोट आंसर्स नहीं देके थोड़ा सोचिए कि आखिर क्यों ये बात कहा गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर ही हमारा इकोनॉमी डिपेंडेंट अभी तक। यस सर। और इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी क्या चीज़ पर डिपेंडेंट है भाई इतना आगे बढ़ गया है? या चाइनीज़ इकोनॉमी कुछ अलग है ना हमसे? कौन सी वो अलग तत्व है जिससे कि उसका इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है? यस सर। सर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो नीतिगत स्तर पर देखी जा सकती है। और जैसे सर वहाँ पर निवेश की बात है तो उन्होंने सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीन की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा निवेश किया है और यही कारण है कि सर वो विश्व के विनिर्माण क्षेत्र में लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था में चीन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सर उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत बड़े बड़े स्थापित किए, तो वो एक बड़ा कारण नज़र आता है। और दूसरी बात सर मुझे लगता है कि जो तकनीक के स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है जो भारत में कहीं ना कहीं कम दिखता है। जीडीपी की अगर बात करें तो 0.6% ऑफ जीडीपी हम व्यय करते हैं, वहीं चीन जैसे जो देश है या फिर जो इजराइल जैसे देश है वो सर 3 से 4% के आसपास अपना व्यय करते हैं। तो सर वो भी एक बड़ा कारण नज़र आता है, क्योंकि सर हम जिस विश्व में रह रहे हैं वहाँ तकनीकी एरा है और बिना हम रिसर्च और डेवलपमेंट के इसमें सर आगे बढ़ने की और आत्मनिर्भरता की बात नहीं मेरे ख्याल से सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो वो एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कारण है जिसमें सर भारत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, ये आपके हिसाब से है? यस सर। तो ये बताएं कि जब कोरोना आया पहली जो बाउट आई कई लोग मर गए बेचारे, उसमें जो देखा गया कि कंप्लीट मार्केट फेलियर ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। क्या मतलब है ये मार्केट फेलियर? सर मार्केट फेलियर की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि सर चूँकि परंपरागत जो व्यवस्था रही या फिर जिसको हम सर लिबरलाइज के बाद में कहते हैं निजी क्षेत्र, सर उसका उतना योगदान उसमें नहीं देखा गया। मेरे ख्याल से सर उस संदर्भ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो फेलियर का क्या कंसिक्वेंस क्या हुआ? यस सर, मेरे ख्याल से जो बाज़ार पर आधारित हमने एक प्रकार का स्वास्थ्य ढांचा खड़ा किया है वो भारत की एक व्यापक जनसंख्या को उस दौरान उस आपदा के दौरान लाभ पहुंचाने में कहीं ना कहीं अक्षम रहा, क्योंकि उसकी वजह से एक तो सर रोजगार चले गए, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आ गई और वो उस सुविधा को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए। क्योंकि एक राज्य ऐसा था जहां मार्केट फेलियर को कंट्रोल किया गया, सर मैं महाराष्ट्र में। यस सर, थैंक यू सर। और वहाँ के एक ब्यूरोक्रेट ने ही इसको कंट्रोल किया। यस सर। आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं सर, सॉरी सर, मैं नहीं जानता। इसको जरा पढ़िए, बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी आपको है। वैल्यू चेन का मतलब समझते हैं? यस सर। क्या है?
वैल्यू चेन जिसको सर मूल्य श्रृंखला बोलते हैं, वो दर्शाती है कि एक उत्पाद जो लैंड से लेके और उपभोग तक जाता है, उसमें किस प्रकार से चीज़ें घटती हैं, उसका संबंध सर वैल्यू चेन से होता है। औद्योगिक विकास उस राज्य में होता है जहाँ वैल्यू चेन का इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। यस सर। यूपी में है वैसा वैल्यू चेन का? यस सर। एक्चुअली उत्तर प्रदेश के बारे में यदि बात करें तो उद्योग की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं मुख्यतः कृषि आधारित हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी पर आधारित है। तो वहाँ की जो वैल्यू चेन है वो मुख्यतः डिपेंडेंट है सर एग्रीकल्चर पे ही। तो वहाँ सर जो मंडियाँ हैं उनका विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो सर वो कृषि निर्यात पॉलिसी भी लेके आए हैं। क्लस्टर बेस पर उन्होंने सर ऐसे एक्सपोर्ट जोन स्थापित किए हैं जो एक विशेष फसल से संबंधित उत्पादों के निर्यात पर केंद्रित हैं। तो वो सर विकास किए। थैंक यू सर। हिमांशु, अभी बात हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की और सर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की और एक वर्ड यूज़ किया लीप फ्रॉगिंग। यस सर। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय परिस्थिति अगर आप देखें आज का आर्थिक और राजनीतिक, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट में लीप फ्रॉगिंग की ज़रूरत है। यस सर। और जो एक ब्रिक एंड मोटर एज की जो ट्रेजेक्ट्री है उससे भिन्न कोई तरीका अपनाया जाना चाहिए। यस सर। आपको लगता है, कैन यू सजेस्ट सम ऑफ द वेज? सर मुझे लगता है कि अभी भारत के जो कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर काम किए जाने की ज़रूरत है, तो उसमें सबसे पहला तो सर मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर ही है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि सर वो MSME सेक्टर है जिस पे सर काम किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था और विशेष तौर पर निर्यात। स्ट्रेटजी विल यू सजेस्ट यस अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? यस सर। ऐसा क्या अनूठा आप बताएंगे जिससे लीप फ्रॉग हो जाए? यस सर। मुझे लगता है कि सर हमने जो विशेष तौर पे काम नहीं किया है वो सर रिसर्च के स्तर पे है। जैसे कि सर मार्केट रिसर्च जैसे कि चीन ने किया है। चीन ने सर हर कॉन्टिनेंट के आधार पे वहाँ की मांग के को रिसर्च किया और जाना कि वहाँ पे उत्पादों की क्या ज़रूरत है। उसी प्रकार से भारत को करने की ज़रूरत है कि हम किन क्षेत्रों में बेहतर कर सकते हैं और वहाँ की मांग के अनुरूप यदि हम उद्योगों को बढ़ावा दे पाएँ तो मेरे ख्याल से वो एक बेहतर नीति हो सकती है। जैसे कि सर अभी भी अफ्रीका के स्तर पे उतना प्रयास नहीं हुआ है और हम वहाँ पर अच्छा प्रयास कर सकते हैं विशेष तौर पर। रिसर्च विल मीन टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी यस सर। नहीं आई। यस सर, वो भी एक कारण है। जैसे कि सर IT इंडस्ट्री हमारी अच्छी है तो हम उसमें बढ़ावा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सर जैसे वहाँ पर है हम विशेष तौर पे अफ्रीका के देशों में अभी जो वहाँ पर नेटवर्किंग का उतना विकास नहीं हुआ है और भारत उसमें बड़ा योगदान दे सकता है। इसके अलावा सर एक फार्मा सेक्टर्स में जो हम लीड करते हैं विश्व में, उस पर सर हमने उतनी अभी रिसर्च नहीं की। हम काफ़ी बड़े निर्यातक माने जाते हैं सर वैक्सीन के और मेडिकल प्रोड्यूस के, तो उसमें भी सर हमको बढ़ावा देने की ज़रूरत है मुझे लगता है। इसके अलावा प्रकार के ड्रग्स में हमारी यूएसपी है सर जेनरिक ड्रग्स में हमारी। बिजनौर से आप आते हैं, यस सर। सपोज यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। यस सर। ब्रांड बिजनौर, यस सर। ब्रांड कीजिए बिजनौर को, क्योंकि आपसे पहला सवाल जो पूछा गया था कि बिजनौर के बारे में बताइए, आप ज्योग्राफी से ऊपर नहीं निकल पाए। सर मेरे ख्याल से सर ने ज्योग्राफी ही विशेष पूछा था कि वहाँ ज्योग्राफी का वर्णन Now कीजिए। you are free, unfettered. Yes, sir. Brand बिजनौर for today's India or today's world. यस सर। ब्रांड बिजनौर की यदि मैं बात करूँ तो उसमें कुछ 3-4 सर घटक होंगे जिसके आधार पे मैं वहाँ की ब्रांडिंग करना चाहूँगा। पहला तो होगा सर वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं जो जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे सर उदाहरण के तौर पे वहाँ सर नजीब-उद-दौला का फोर्ट है उत्तर मुगल कालीन में, वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर लिस्ट में भी शामिल नहीं है, कहीं दिखता भी नहीं है उस मैप में। इसके अलावा सर महाभारत से संबंधित कुछ साइट्स हैं वहाँ पे, जैसे कि सर विदुर कुटी है जो महात्मा विदुर से संबंधित है महाभारत काल की, उस पर सर ध्यान देने की ज़रूरत है जो नहीं दिया गया है। इसके अलावा सर मैं ये प्रयास करूँगा कि वहाँ की जो विशेष तौर पे उत्पादन के अच्छे तरीके हैं या फिर यूँ कहूँगी जो वहाँ की पहचान है, जैसे कि सर वुड कार्विंग की ही मैंने बात की, तो उसका उतना मार्केटिंग या उतना प्रसार वहाँ पर नहीं हुआ है, तो उसको करने का मैं प्रयास करूँगा। इसके अलावा सर मेरा ये कोशिश रहेगा कि इनलैंड वाटरवेज़ के संदर्भ में, चूँकि सर उत्तर प्रदेश का बिजनौर पहला ज़िला है जहाँ से गंगा प्रवेश करती है, तो इनलैंड वाटरवेज़ डेवलपमेंट के संदर्भ में मैं प्रयास करना चाहूँगा। और इसके अलावा सर मैं ये भी चाहूँगा कि वहाँ की इकोनॉमी है अभी मुख्यतः सर वहाँ का जो कृषि प्रधान है वो मुख्यतः गन्ने पर आधारित है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो, जैविक कृषि हो, वो कृषि में विविधता की बात है, तो उसको बढ़ावा देने की मैं बात करूँगा सर। गुड।
मैं 3 अलग अलग चीज़ें पूछ रहा हूँ, आप मीनिंग के सेंस में उसे कनेक्ट कीजिए। एक तो जो बंदरगाह जिसे पोर्ट कहते हैं, यस सर। फिर हवाई पट्टी एयरपोर्ट, यस सर। ठीक है, और एक कंप्यूटर का पोर्ट। यस सर। पोर्ट ही क्यों? पोर्ट सर शाब्दिक स्तर पे connects these 3 entities in terms of similarity of meaning. सर शाब्दिक स्तर पे तो मैंने इस पे रिसर्च नहीं की है, लेकिन जहाँ तक यदि आप अनुमति दें तो मैं सर अनुमान जी, लगा। जी, बताएं। हाँ सर, पोर्ट का मेरे ख्याल से मतलब ऐसा एक केंद्र होता है जहाँ पर विभिन्न किस्म के जैसे सर सड़क या फिर जो परिवहन है, परिवहन के एक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से सर कंप्यूटर्स की जहाँ तक बात है तो शायद पोर्ट उस सेंस में इस्तेमाल करते होंगे जहाँ पर उसके जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह की। ठीक है, उसको रहने दीजिए। ठीक है सर। ट्रैवलॉग्स आपका इंटरेस्ट है? Yes, sir. ट्रैवलॉग्स पढ़ना या देखना? देखना सर, यस सर। देखना। तो भारत के बारे में कुछ वैसी आइकॉनिक ट्रैवलॉग्स के बारे में बताइए जिसने भारत की प्रस्तुति की, पर्टिकुलरली फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस। यस सर। जहाँ तक सर भारत के संदर्भ में तो चूँकि जो ट्रैवल व्लॉग्स है वो सर जो विशेष तौर पे वीडियो के माध्यम से कि मैं बात कर रहा हूँ, तो सर भारत में अभी एक नई प्रथा है, तो उतना प्रयास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा कुछ किया, जैसे कि सर एक बेयर ग्रिल। मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये पूछ रहा हूँ कि सम ऑफ द आइकॉनिक ट्रैवल अकाउंट्स यस सर, यस ठीक है, यस सर। जिसने भारत की लगभग ब्रांडिंग कर दी वेस्टर्न ऑडियंस के लिए। यस सर। ऐसे सर प्राचीन काल से ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि पश्चिम से और यूरोप से काफ़ी सारे यात्री भारत में ऐतिहासिक तौर पे आते रहे। जैसे कि सर हुएनसांग हैं, वो आए थे। पश्चिम से आए थे? नहीं, पश्चिम वो तो सर चीन से आए थे। मैं सिर्फ यात्रियों का नाम बता रहा था, माफ़ी चाहूँगा सर। इसके अलावा सर मोरक्को के इब्ने बतूता थे, उन्होंने वहाँ पर वो प्रयास किया। यूरोप के जो यात्री थे, वास्को डी गामा हो या इसके अलावा अन्य यात्री हों, अल्बुकर्क वगैरह। वास्को डी गामा ने कोई ट्रैवलॉग लिखा? ट्रैवलॉग सर नहीं लिखा, लेकिन वो भारतीय संस्कृति को वहाँ पर एक प्रकार से पहचान बनाने में और किस प्रकार से भारत विशिष्ट है कई अन्य उत्पादक क्षेत्रों में, जैसे कि सर मसाले वगैरह चीज़ें जो रहीं या फिर वस्त्रोद्योग के संदर्भ में जो भारत की विशिष्टता रही, उसको पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है सर। तो ऐसे सर बाद में सर पश्चिमी एशिया से आए, जैसे कि सुलेमान है सर, और इसके अलावा सर अन्य भी है, मैं याद नहीं कर पा रहा सर नाम। आपने विवेकानंद महाविद्यालय से पढ़ाई की? यस सर। तो टेल अस एज टू हाउ विवेकानंद इज अ यूथ आइकन यस टुडेज इंडिया। यस सर। मुझे लगता है कि जो आइकन की जहाँ तक बात है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने दी थी वो आयु के आधार पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या उनके लिए सूट करता है। जैसे कि सर उन्होंने एक फेमस सेंटेंस भी है, वो ये कहते थे कि एक युवा को फुटबॉल खेलनी ज़्यादा चाहिए बजाय इसके कि वो कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े। तो मेरे ख्याल से सर ये जो मानसिकता है वो जहाँ पर ज़रूरत की बात कर रहे हैं कि एज के आधार पे हमें क्या ज़रूरत है करने का, इस संदर्भ में उनको देखा जा सकता है। इसके अलावा जो एस्पिरेशंस को लेके कि जो मानसिकता खोलने की बात है कि सिर्फ एक सीमित क्षेत्र तक आपको नहीं रहना है, कि जो बनी बनाई धार्मिक मान्यताएं हैं उससे हटकर, क्योंकि सर उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की भौतिकता के संश्लेषण की बात की थी। तो जो ये दर्शाता है कि मतलब कहीं ना कहीं भारत के युवा जो हैं वो अन्य क्षेत्रों को भी जाने, सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रहें। तो मुझे लगता है इस संदर्भ में सर वो इंस्पिरेशन है। थैंक यू सर। मैं आपको ले जाऊंगी यूक्रेन रूस युद्ध पे। यस मैम। क्यों शुरू हुआ और क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? यस मैम। जहाँ तक शुरू होने की बात है तो कई सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण देखा जाता है कि नाटो के द्वारा जो यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात थी पश्चिमी एशिया के, तो रूस को ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी क्षेत्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है और उसकी संप्रभुता का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है। मैम दूसरा कारण ये माना जाता है कि चूँकि रूस यूरोप को गैस की आपूर्ति करने वाले सर्वाधिक प्रमुख देशों में से एक है, और ज़्यादातर जो पाइपलाइन पहले गुजरती थी, नॉर्थ स्ट्रीम वगैरह को छोड़ दिया जाए तो वो यूक्रेन से होकर गुजरती थी, वहाँ पर कर की मात्रा, उन्होंने टैक्सेशन की मात्रा बढ़ा दी थी, जो कहीं ना कहीं रूस को आर्थिक संकट के ओर ले जा रहा था, क्योंकि उनको ज़्यादा कर देना पड़ रहा था, उनका जो लाभ है वो सीमित हो गया था। ये एक कारण माना जाता है मैम। नेटो का मेंबर है रूस? रूस मैम नेटो का मेंबर तो नहीं वो है। रोक कैसे सकता है यूक्रेन की मेंबरशिप को? मैम रोकने की बात नहीं, रोक नहीं सकता है। निश्चित तौर पे एक संप्रभु देश को ये अधिकार है कि वो किस संगठन का सदस्य बन सकता है या नहीं। लेकिन मैम चूँकि रूस एक महाशक्ति है और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है
कि उसकी वजह से उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। मैम इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 1962 की बात है, जब सोवियत संघ ने एक योजना बनाई थी और वो क्यूबा में मिसाइल स्थापित करना चाहते थे स्टालिन के नेतृत्व में, उस समय की बात है। तो रूस मतलब अमेरिका के द्वारा उस समय काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, मतलब अमेरिका के द्वारा विरोध किया गया कि ये कहीं ना कहीं तीसरे युद्ध का कारण ना बन जाए, तो वो योजना स्थगित कर दी गई। ठीक उसी प्रकार से वैसे ही असहज रूस भी है, क्योंकि आज अगर उसकी सीमा पर ऐसे कोई हथियार परमाणु सक्षम जो देश हैं वो आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भविष्य में उसके क्षेत्रीय प्रभाव को वो सीमित करेंगे। तो उस स्तर पर देखा जा सकता है। मैम और क्यों यूक्रेन और 300+ डेज तक ये वॉर को रोक सका? क्यों नहीं रशिया ने इस वॉर का अंत कर दिया, या डिसीजन क्यों नहीं हुआ इस वॉर का? यस मैम, उसका मैम पहला कारण तो सांस्कृतिक है। क्योंकि रूस को शुरुआत में ये लगता था, क्योंकि सांस्कृतिक स्तर पर यूक्रेन और रूस में साम्यताएं हैं, तो उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो उनका समर्थन करेंगे, इसलिए वो डायरेक्टली बहुत बड़े स्तर पे जो हथियार हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उसका इस्तेमाल करने से बचते रहे हैं। दूसरा कारण मैम ये लगता है क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई है, जिसकी वजह से मैम वो रिटेलिएट करने में सक्षम रहा है। नेटो का काउंटर क्या बना था? यस मैम, नेटो का जो काउंटर बनाया था सोवियत संघ ने वो मैम वार्सो संगठन था। वो क्यों ख़त्म हो गया? वाई वॉज इट अबैंडन्ड? यस मैम, उसका मैम कारण ये था क्योंकि शीत युद्ध की बात है, जब सिर्फ जिसको हम दो द्विध्रुवीय विश्व कहते थे, वो 1990s में जब एक प्रकार से नष्ट हो गया, तो उसकी प्रासंगिकता बाद में समाप्त हो गई। इसकी वजह से मैम वो देखा जाता है, और जो यूनिपोलर वर्ल्ड आया उसके बाद, तो वार्सो की भूमिका उस संदर्भ में मैम समाप्त हो गई। तो अभी की दुनिया को आप यूनिपोलर कहेंगे या मल्टीपोलर? मैम अभी की दुनिया को यूनिपोलर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वैश्विक स्तर पे जिनका प्रभाव है। जैसे कि मैम अमेरिका तो है ही, चीन एक प्रभावी देश के रूप में उभर रहा है, और इसके अलावा अंतरिक्ष शक्ति और युद्ध शक्ति के तौर पे रूस आज भी एक बड़ी महाशक्ति माना जाता है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश भी है। सो आप भारत को एक पोल मानते हैं? यस मैम, निश्चित तौर तो भारत जैसे पाकिस्तान के साथ उसके जो संबंध हैं और चाइना के साथ जो संबंध हैं, तो अगर एक पोल होता तो वो चाइना को काउंटर करने में सक्षम क्यों नहीं हो रहा है? यस मैम, एक्चुअली उसका कई सारे कारण हैं। जहाँ तक बात ये है कि हो क्यों नहीं रहा सक्षम, तो मैम काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जहाँ हम अभी भी निर्भर बने हुए हैं चीन पे। जैसे मैम हम भले ही फार्मा सेक्टर्स में लीड करते हैं वर्ल्ड में, किंतु API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट के मामले में 70% मामले में हम चीन पर निर्भर हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है भारत का, वो काफ़ी मामले में डिपेंडेंट है, और हम काफ़ी बड़े आयातक हैं वहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। इसके अलावा मैम जो उद्योगों में स्थापित किए जाने वाले बॉयलर वगैरह हैं, वो भी हम मैम चीन से आयात करते हैं। सोलर पैनल्स के मामले में हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात ज़रूर कर रहे हैं, किंतु सोलर मैन्युफैक्चरिंग भारत में उतना हब विकसित नहीं हुआ है, वो अभी भी हम चीन पर निर्भर हैं। मैम ये सारे कारण रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा तो इसीलिए हम चीन के प्रति सॉफ्ट हैं? मैम चीन के प्रति सॉफ्ट वाला नज़रिया तो नहीं कहा जा सकता कि जहाँ तक बात है विशेष तौर पे सीमा विवादों के संदर्भ में, तो हमने उनको रिटेलिएट किया है, चाहे वो गलवान का मामला हो या फिर डोकलाम का मामला हो या फिर अभी जो तवांग में मामला चल रहा है। वहाँ पर कहना ये है कि जो सेना का भी ये कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो सॉफ्ट वाला नज़रिया नहीं रहा। मुझे लगता है कि हमारे सामरिक महत्व ज़्यादा हैं और हम विवादों से बचकर एक प्रकार के आर्थिक विकास में ज़्यादा ध्यान, या फिर हमारी वरीयता जो है वो आर्थिक विकास ज़्यादा है बजाय विवादों में फंसने की। मैम संघीय ढांचा की बात करें, जैसे भारत, उसमें जो नेचुरल रिसोर्स एंडाउमेंट होता है कि किसी राज्य में ज़्यादा किसी राज्य में कम, उसको लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? यस मैम, सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो मैम जनसंख्या को लेकर है कि अगर जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है तो कई मामले नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, उसमें जैसे कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो उसको लेकर संघीय ढांचे में क्या प्रॉब्लम आती है फेडरलिज्म में? मैम इस पर्टिकुलर विषय के बारे में तो मैं परिचित नहीं हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैम वो शायद इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक राज्य ये शायद चाहता है कि उसके जो नेशनल रिसोर्स हैं वो उसका नियंत्रण होना चाहिए, और हम भले ही संघीय शासन है लेकिन वो बंटवारे के विरुद्ध रहते हैं कि हम पे पहला जो अधिकार है स्थानीय रिसोर्स पर वो उस राज्य का है। तो शायद इस सेंस में होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बताइए, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल वॉरफेयर? यस मैम, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब है मैम युद्ध में कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना जिसकी वजह से मैम जैसे कि रोग का प्रसार होना,
इस तरह की चीज़ें होना। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी कोविड-19 को कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि चीन के द्वारा कहीं ना कहीं वो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे उसका इस्तेमाल किया गया है। मैम आप मानते हैं ये ऐसा हुआ है? मैम जहाँ तक ये मान्यताओं के ऊपर डिपेंड की बात ही नहीं है मैम। मुझे लगता है कि WHO के द्वारा ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ स्थापित की जानी चाहिए या फिर एक ऐसा ऑटोनोमस तंत्र स्थापित किया जा सकता है जो उसका मूल्यांकन ठीक ढंग से कर पाए। और यदि इस प्रकार का कोई भी घटना हुई है तो उसका मैम निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। तो उससे पहले पूर्वाग्रह किसी देश के प्रति रखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है मैम। थैंक यू मैम। सर अच्छा, आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है यस सर। एंड योर सब्जेक्ट्स वेर जियोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, राइट। ये बताइए, आप बटरफ्लाई और मॉथ में क्या फ़र्क होता है? बटरफ्लाई सर और मॉथ? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। ठीक है। वन ऑफ द एट्रीब्यूट जो आपने बात की अच्छे ब्यूरोक्रेट की, कि आपने कहा है कि बेसिकली आपका कोई प्रेजुडिसेस नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव है। ये बताइए, सेम सेक्स मैरिज के बारे में क्या विचार है? यस सर, चूँकि भारतीय जो संविधान है वो समानता की बात करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में अपने जीवन साथी चुनने की भी स्वतंत्रता है। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दो व्यक्ति अपने अंतरंग संबंधों में क्या करते हैं, इस मामले में समाज को या फिर राज्य को ज़्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि सर है। तो मेरे हिसाब से सर सेम सेक्स मैरिज एक ठीक विकल्प है सर। नहीं, स्वच्छता की जो बात है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही रखा है, 377 को उसने कह दिया कि वो इलीगल है। तो एज फार एज दैट एस्पेक्ट इज कंसर्न, दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ बात हो रही है शादी की। यस सर। सेम सेक्स मैरिज में दैट इज गोइंग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन मैरिज में एक बहुत की बात होती है कि आप अपना प्रजनन भी करेंगे। यस सर। वो सेम सेक्स मैरिज में होगा नहीं। यस सर। सो उसलिए शुड वी एज ए सोसाइटी वी गिव एनी सैंक्टिटी टू इट? शुड लॉ बी अलाउइंग दिस? सर मुझे लगता है कि दो व्यक्तियों के मामले में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि वो किसके साथ जाएगा या फिर किसके साथ जीवन गुजारने की स्वतंत्रता है। जहाँ तक सर विवाह व्यवस्था की बात है तो उसका एक महत्वपूर्ण घटक ज़रूर है, लेकिन सर एकमात्र कारक नहीं है। इस बात से सर हम नकार नहीं सकते कि विवाह व्यवस्था का सिर्फ एकमात्र कारण प्रजनन नहीं होता, उसका अन्य कारण भी होता है, चाहे वो शारीरिक संबंधों को स्थापित करने की बात हो या फिर फिजिकल प्लेजर की बात हो। क्योंकि सर उसका निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब वो सर बात हो सकता है कि अनैतिक दिखे, किंतु ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकल संबंध सिर्फ बच्चों को पैदा करने के संदर्भ में ही बनाते हैं। ये बात प्रत्येक दंपत्ति से पूछी जा सकती है, तो इस मामले में बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा। लेकिन हम Yes, sir. Marriage has other ramifications, yes, societal ramifications. For example, आपको अडॉप्शन का राइट मिल जाता है, आपको अदर जैसे एडमिशंस एटसेट्रा, काफ़ी मैरिज का एक आपको हर क्वेश्चन आप जब इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको लिखना पड़ता है आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। यस सर। प्रॉपर्टी राइट्स। सो उस मतलब बिकॉज दैट हैज दैट कॉन्सिक्वेंसेज, शुड एनी काइंड ऑफ लेजिटिमेसी बी गिवन टू सेम सेक्स मैरिज और नॉट? सर मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पे दी जानी चाहिए, इसमें समस्या कहाँ आनी चाहिए। और फिर चाहे वो एडॉप्शन का अधिकार हो, जैसे अभी आपने सर बच्चों की बात की थी शुरुआत में प्रजनन, तो हम एडॉप्शन को अपना सकते हैं। हमने कारा एक संस्था भी स्थापित की है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो मुझे लगता है कि चाहे वो सर उत्तराधिकारों के संदर्भ में बात हो या फिर बच्चों को गोद लेने के संदर्भ में बात हो, तो सेम सेक्स मैरिज के संदर्भ में वो सारे अधिकार उनको दिए जाने चाहिए। जी ठीक। अच्छा ये बताइए, आपने बात की थी टैक्स बेस इम्प्रूव करने की। यस सर। So any thoughts you have on how agriculture can be brought under the tax net? सर मैं फिर से सुनना चाहूँगा, माफ़ी। So अभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है या किसान जो है, जो जैसे आपके पिताजी फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. वो एक कृषक हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं। यस सर। जी। तो उसकी दो वजह हो सकती है, एक तो आमदनी कितनी है उस चक्कर में नहीं देते हैं, दूसरा है कि कितनी भी आमदनी हो वो टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम होता है। यस सर। तो एग्री इनकम इज कम्प्लीटली टैक्स यस एग्जम्प्टेड। सर। सो कोई आपका थॉट प्रोसेस है कि कैसे इस टैक्स नेट में लाया जा सकता है, क्योंकि कुछ समृद्ध किसान भी हैं इस देश में। यस सर। जो कैश क्रॉप्स करते हैं, जैसे खैनी की खेती करते हैं, पान की खेती करते हैं, Yes, sir. या जो भी करते हैं, कपास की खेती करते हो। यस सर। मैं जहाँ तक इस विषय को समझ पाता हूँ सर, उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है कि टैक्स में ना होने का, कि भारत में जो 86% की कृषक हैं वो सीमांत कृषक हैं, जिनके पास भूमि का आकार बहुत कम है। और दूसरा जो सर कारण है वो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम को काउंट करने का हमारे पास कोई विशेष पैमाना नहीं है। उदाहरण के लिए सर मैं कोस्ट की बात करूँगा, यदि CACP भी यदि MSP को निर्धारित करती है तो वो C2 के आधार पे करती है, उसके भी पर्टिकुलर पैमाने नहीं है निश्चित
कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और कौन कौन से कारक हैं जो उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि अगर हम उन मानकों को ठीक ढंग से सुपरिभाषित कर पाएँ और लागत को डिसाइड करके फिर हम आय को डिसाइड कर पाएँ कि कितनी आय एक किसान को होती है, तो मुझे लगता है कि एक सीमा के बाद अगर किसी भी कृषक की आय ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर सर कर लगाया जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू हिमांशु। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आ जाओ। थैंक यू सर। ये कौन सा आपका अटेम्प्ट है? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट Yes, sir. एंड इंटरव्यू फर्स्ट। यस सर। पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी? ये सर पहले मुझे सर ऑप्शनल में प्रॉब्लम हो रही थी। कौन सा ऑप्शनल था? सर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो मार्क्स नहीं आते थे? सर मेरे मार्क्स नहीं आए हैं 2 बार पिछली बार से, मतलब पिछली बार तो सर 198 ही आए थे, जबकि मुझे आशा था कि पिछली बार हो जाना चाहिए था। हालांकि सर मैं PCS में सेलेक्टेड हूँ पिछले साल। मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला है सर PCS। यू आर गुड ओवरऑल, यस सर। बहुत अच्छा है, तैयारी तो बहुत अच्छी की है। थोड़ा सा स्पीड बहुत था शुरुआती दौर में। वो सर मैं ये 5वां मॉक है और मेरे ख्याल से हर बोर्ड में मुझे ये सलाह मिली, शायद पता नहीं क्षेत्रीय कारण है क्या, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा ही है, पता नहीं आदत है शायद बोलने की। नहीं, उसका एक कारण ये भी है कि तैयारी जब बहुत अच्छी होती है ना तो जल्दी से जल्दी बोल कर उसको, हाँ, शायद सर ये वो कारण भी है एक सर। रीजन है। यस सर। लेकिन थोड़ा सा उसको बाद में तो बहुत हद तक कंट्रोल किया तुमने, यस सर। यस है ना, लेकिन थोड़ा सा वो एक लग रहा है और थोड़ी सी एनालिसिस और चाहिए। फैक्ट्स तो बहुत है तुम्हारे, थोड़ी सी एनालिसिस और Yes, चाहिए। sir. या जैसे खास तौर से अभी मैं फिर पॉइंट आउट करूंगा, वो सेम सेक्स मैरिज वाला जो है, जो क्वेश्चन था, उस तरह के क्वेश्चन, नॉट ओनली द सेम क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा अपना व्यूज रखने की जरूरत है। जैसे वो तो ठीक है कि वेदर आई सपोर्ट और आई एम अगेंस्ट, एथिक्स को क्वेश्चन में नहीं ला रहे हैं, Yes, sir. लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, और जैसे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी मैरिज इंस्टीट्यूशन को लेकर, दूसरा मैरिज के मैनिफेस्टेशंस को लेकर, यस सर। है ना, तो थोड़ा सा उसमें सोशियोलॉजिकल एंगल चाहिए था एनालिसिस में। मतलब मुझे वो चीज़ें कंसीडर करनी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा आंसर ये होता है बिकॉज दिस इज स्टिल इन पब्लिक डोमेन, यस सर। उस पर कोई मतलब सामूहिक विचार बना नहीं है Yes, sir. ये, तो उस चीज़ से बेटर है कि आप पोजीशन ना लें, रिफ्रेन कर लें। ठीक है सर। Yes. And secondly, when the question was regarding what are your sterling attributes which are going to make you a successful IAS officer, you started with the notion that you are, मतलब आप पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। ये this is a utopian idea. I mean, nobody can be totally objective. यस सर। And I think if one is totally objective, he may not prove to be a good bureaucrat. There has to be an element of subjectivity also. यस सर। Because आप में emotions होने चाहिए, आप में बिल्कुल। sensitivity होनी चाहिए, आप moved होना चाहिए किसी situation Yes, sir. को देख के। आप you are not an ascetic, कोई साधु के रूप में तो आप जा रहे वही है हैं। सर, बाउंडेड रैशनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल, होना चाहिए। आप एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जा रहे हैं। Yes, sir. वहाँ मान लीजिए कि किसी शोषित वंचित वर्ग पर अत्याचार हुआ है, वहाँ एकदम आप जो है सो निर्विकार भाव से उसको देख रहे हैं, तो नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है, क्यों हुआ। हो सकता है कि यू मेक इट टोटली मूव्ड बाय द सिचुएशन। बात समझ यस रहे सर। हैं मैं यस क्या कह रहा हूँ? यस सर। और दूसरा जो आपने ये जेनेरिक ड्रग्स की बात कही, फैक्ट है 70% चाइना पर डिपेंडेंस है API पे। ये जेनेरिक वर्ड क्या है, क्या इसका अपोजिट क्या है? मेरे ख्याल से सर ये जेनेरिक वर्ड कहाँ से आया? ये बहुत लूजली यूज हो रहा है जेनेरिक ड्रग्स के इंडिया। ठीक है सर, मैं पढ़ लूँगा इसके देख लीजिएगा, जेनेरिक होता है द ऑपोजिट इज पैटेंटेड। यस सर। तो जो पेटेंट ड्रग्स है दोज आर कॉल्ड इनोवेटर्स ड्रग। जब आप किसी चीज का इनोवेशन करते हैं तो 20 साल का आपको पेटेंट मिल जाता है, यस सर। एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स, दूसरा नहीं बना सकता है वो ड्रग। और उसके बाद वो छूट जाता है, यस सर। उसके बाद आप बनाने ऑफ लगते हैं। पेटेंट आप हो जाते हैं, तब दूसरे को मौका है कि उसको आप Generic कॉपी कैट बनिए आप उसके। यस सर। यस तो जेनेरिक जो है वो वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ पेटेंट, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है ठीक है, थैंक यू। Himanshu, we found you very thorough in your preparation, Yes, sir. right? But I'll just like to reiterate: one, make effective use of taking pause.
इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, बाकी जो करना था डोमेन स्पेसिफिक और इंफॉर्मेशन बेस्ड कॉग्निटिव नॉलेज वगैरह वो कर चुके हो। दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। यस सर। यहाँ तुम्हें प्रस्तुत करना है अपने आप को एज अ थिंकिंग पर्सन, राइट? सो यू नीड टू वर्क ऑन योर रिफ्लेक्टिव quotient ऑफ आंसर्स। यस सर। Cognitive part is very good. यस सर। Reflective quotient means you think before speaking. So taking little bit of pause before answering is a very good strategy. Even if you are not used to it, try inculcating it. यस सर। ठीक है? क्वेश्चन जैसे ही खत्म हुआ उसके 1-2 सेकंड रुक कर फिर जवाब देने। This also appears to be very courteous. ऐसा लगता है पूछने वालों को कि भाई मेरे सवाल में कुछ दम था, इसे सोचने को मजबूर किया। एक ईगो मसाज हो जाता है इंटरव्यूअर्स का। यस सर। यस सर। ठीक है? Which is very important. Which is very important. It is very important. Interviewers have such room size ego. Yeah. Right. So ठीक है, these are कब है technical तुम्हारा tips. इंटरव्यू? कब मेरा है? सर 21 फरवरी को है। 21 फरवरी को। यस सर। बहुत टाइम, आराम से थोड़ा सा तुम एनालिसिस थोड़ा कम तैयार हो गए जाओ, तुम तो ओवर Yes, एकदम, sir. you are really well prepared. यस सर। So what the honorable member said, you please develop the art of conversation in being a little step back sometimes. ठीक है। तुम अब एकदम पॉज की जो बात की ना, सेंटेंस में कॉमा आता है ना, हाँ सर। बिल्कुल 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 वो और चाहिए। जैसे मैंने सवाल पूछा नेटो, तो नेटो हमेशा इसीलिए पूछा जाता है, उसमें कंट्रोवर्सी है कि वाई इज़ यूएस पार्ट ऑफ नेटो। तो वो ध्यान रखना हमेशा, बिकॉज आई एम सिंपली तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे, यस मैम। ठीक है? यूक्रेन और रशिया वॉर जो है उसको लंबा खींचने का कारण है कि रशिया के खुद के आर्मी में देर आर पीपल हु सिंपथाइज विथ यूक्रेन। यस मैम, वो भी तो ये सब थोड़ा सा नुआंसेस देख लेना। एक वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैम, श्रीलंका क्राइसिस, या इकोनॉमिक क्राइसिस, हाँ। और अभी फॉरेन मिनिस्टर की विजिट भी है। सब नहीं पूछा है शायद। नहीं पूछा जा सकता अच्छा, है, पूछा जा वो सकता मैं है। भी- हाँ। क्योंकि वो मैं कह रहा आपने जैविक वाली बात की ना, यस सर। यस। है? तो श्रीलंकन क्राइसिस का जेनेसिस जैविक। हाँ, इसलिए मैंने कहा ठीक कि है वो सर। पूछा जा सकता है। और अभी अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की विजिट हो रही है, तो जी। यस सर। जैविक कृषि वहाँ पर लागू किया गया, which proved to be very unviable. Completely fatal for the economy. It should have been done in phases, but they have done en bloc. यस। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब you अभी are good. ठीक है, बोलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Selection material. थैंक यू सर।